हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 दिसंबर में जो टैट का पेपर हुआ नॉन मेडिकल वालों का, उसके कुछ एक क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर्ड होंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, और अगले 15 क्वेश्चन के लिए पार्ट नंबर 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। तो रिएक्शन आपके पास दी हुई है, आपसे पूछा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो भाई पहली बात तो यहाँ से ये है कि टाइप ऑफ रिएक्शन आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ रिएक्शंस आसान है बिल्कुल, है ना, आप 1 नंबर पक्का कर सकते हो इनमें, तो ये आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए ऑप्शंस में चेक करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम बाद में देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वैसे, जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन भी हो और जिसमें आपकी साथ में क्या हो, रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और रिडक्शन क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, इसको आप ऑयल रिग इस तरह से याद रख सकते हो, वेयर ऑयल स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन इज लॉस किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गेन लॉस की बात हो गई। अब ये चेक कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे काम करना होता है रिडॉक्स के लिए ही ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो स्लाइड नंबर 2 में हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताई हुई है, ये देखिए इमेज ऐड की हुई है। तो इस जिंक ऑक्साइड में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2, और ऑक्सीजन की क्या होगी, -2। कार्बन की क्या है, कार्बन यहाँ पे अपनी एलिमेंटल फॉर्म में अवेलेबल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। फर्दर देखिए ये जिंक 2 पॉजिटिव से किसमें चला गया, जिंक में चला गया। अभी यहाँ पे जिंक अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी यहाँ पे 0, और कार्बन जो है वो यहाँ पे +2 में है, और ऑक्सीजन आपका वही पुराना -2 वाला। तो अब देखिए जिंक 2 पॉजिटिव से गया 0 में, मतलब पहले ये था आपका जिंक 2 पॉजिटिव, अब ये चेंज हो गया आपका 0 में। तो 0 में कैसे चेंज हुआ, मतलब इसने क्या किया, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन दिखाया भी हुआ है आपको। सिमिलरली यहाँ पे आप कार्बन को देख सकते हो, 0 से किस में चला गया, +2 से। पहले कार्बन 0 में था, अब किस में गया, कार्बन 2 पॉजिटिव में। तो 2 पॉजिटिव में जाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हुए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें आपकी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, हेंस आंसर क्या होगा आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बाकी के ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इट इज सिंपली योर रिडॉक्स रिएक्शन। अगर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करना होगा तो आपको रिएक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। रिएक्टिविटी आपको एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई हुई है, तो आप वहां से रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स याद रखोगे। और इसमें एक रूल चलता है कि अगर आपके पास कोई मोर रिएक्टिव है सब्सटेंस, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता है। बोलने का मतलब है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह पे बैठ जाएगा, इसी वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, कोई भी 2 चीजें कंबाइन करके एक तीसरी चीज बनाएंगी। अब यहाँ पे चेक कर लो आप, 2 चीजें बन रही है, यहाँ पे कंबाइन तो कर रहे हैं 2, लेकिन चीजें भी 2 ही बन रही है आपके पास। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आपको एक ही मिलना चाहिए था प्रोडक्ट। उसके बाद चेक करिए क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो बिल्कुल नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, खास बात यहाँ पे आपके एक्सचेंज होते हैं आयंस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब एक का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ एक्सचेंज होता है, और कैटायन एनायन के साथ एक्सचेंज होता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको बोला है क्लाउड फॉर्मेशन किस वजह से होती है, क्या इवेपोरेशन की वजह से होती है, कंडेंसेशन की वजह से होती है, ट्रांसपायरेशन की वजह से होती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए हमने इमेज ऐड करी हुई है, तो आपके पास एक ओशियन दिखाया हुआ है, ये सन है, सन की रेज, हॉट रेज बेसिकली जब ओशियन के वाटर पे पड़ती है, वाटर इवेपोरेट हुआ है ना, ये मॉइस्चर बन के गया, और यहाँ पे कंडेंसेशन हुई। अभी इवेपोरेशन हो रही है आपके पास, कंडेंसेशन हो रही है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये जो आपके प्लांट्स होंगे इनके जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी वाटर वेपर्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसपायरेशन। फिर वो भी वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो
आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। क्लाउड फॉर्मेशन इन तीनों प्रोसेसेस की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स। सॉइल को क्या बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, तो भाई याद रखना पड़ेगा आपको। अब कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिख रखी है इसमें। कंपोस्ट क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट यूज्ड एज अ प्लांट फर्टिलाइजर। और ये क्या करते हैं? जो भी आपकी सॉइल है उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। और ये बनती कैसे है? जैसे आपके पास है कोई प्लांट है, प्लांट फूड वेस्ट है, सॉरी, फिर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैन्योर है, ये सब की जब डिकम्पोजिशन होती है ना, तब वहां पे आपका कंपोस्ट फर्टिलाइजर प्रिपेयर होता है। ठीक, तो आगे लिखा है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत ज्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, ये हो गया, फंजाई हो गया। तो ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी पावर जो है उसको इंप्रूव करते हैं, इसलिए इसका यूज जो है वो क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे लिख रखा है, बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका। तो रिड्यूस ये क्या करते हैं? और ये रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी, जो कमर्शियल केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उसकी बजाय, ये जो कमर्शियल केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, उनकी बजाय अगर आप कंपोस्ट फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये बेटर ऑप्शन रहता है आपका। ठीक है, अब ये सॉइल को क्या करता है? ये सॉइल को एसिडिक बनाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपका जो एक प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसेंशियली चाहिए होते हैं? चाहिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन 3 आप याद रखोगे, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटेशियम। ठीक है, तो वो इसको अच्छी क्वांटिटी में कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स में मिल जाते हैं, तो ये सॉइल को क्या करते हैं भाई? ये एसिडिक बनाते हैं। लेकिन सॉइल का ज्यादा एसिडिक होना भी ठीक नहीं होता है फसल के लिए। ठीक है, तो मतलब कुछ एक पीएच रेंज के ऊपर आपकी सॉइल होनी चाहिए, इसको देख लीजिएगा पीएच रेंज यहाँ पे सॉइल की कितनी होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टूथ डीके, जो है कहां पे स्टार्ट होता है? टूथ डीके स्टार्ट्स एट पीएच वैल्यू डैश ऑफ माउथ। तो ये 5.5 से जब पीएच वैल्यू आपकी लेस चली जाती है तब जो है टूथ डीके स्टार्ट होता है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा हमारा जो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है? इनेमल, टूथ इनेमल, राइट। अब ये जो टूथ इनेमल है ये किस चीज से मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, Ca3PO4, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके ये बना होता है। तो अब क्या हुआ? सपोज करो इट इज एडवाइज्ड टू द पीपल बाय डॉक्टर कि आप स्वीट मत खाइए, मीठा मत खाइए, ज्यादा चॉकलेट मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, है ना। क्या होता है? देखिए, आप जब कुछ भी खाते हैं ऐसा कंटेंट जिसमें शुगर हो, ठीक है, अब आपने क्या किया? कोई भी चीज खाई, शुगर, इवन हमारी नॉर्मल राइस में भी शुगर होती है, ठीक है, शुगर होती ही है कंटेंट थोड़ा थोड़ा सब में, तो शुगर ना लेने की एडवाइस क्यों दी जाती है? देखिए, शुगर जो है आपके टीथ जो हैं उनके बीच में कई बार हल्का सा अमाउंट जो भी आप खाते हैं वो फंस जाता है। ठीक है, अब आप मुंह कर लोगे बंद, ठीक है, तो मुंह में क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं? इस शुगर को जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एसिडिक बना देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं आपका। तो एसिड बन गया तो मतलब पीएच जो थी माउथ की वो सडनली क्या करेगी? फॉल करेगी। अब अगर ये फॉल इसका 5.5 से और 5.6 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो 5.6 से अगर ये बिलो चला जाता है तब आपका जो है टूथ डीके स्टार्ट होता है। ठीक है, आपके जो है दांत की लेयर्स जो है वो निकलने लगती है, और आपको फील कब होता है? ये जब आप पानी पीते हो और पानी जो है आपको लगता है दांत में। ठीक है, तो आपकी जो है इस तरह से टूथ डीके स्टार्ट होता है, इसलिए मीठा कम खाना है। ठीक है, तो 5.5 आई थिंक इसका आंसर है, यस, इट्स आंसर इज 5.5। तो ये रहता है आपके पास, और ये कुछ एक पीएच वैल्यूज हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हुई हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो इनको। ये टेबल है, क्या क्या पीएच पे कौन कौन सी चीज होती है, पूछते हैं एक क्वेश्चन यहां से भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे पूछा है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। तो भाई आपको पहली बात तो सबको पता होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक, और ज्यादा दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन, सेकंड। ठीक, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपके एक ग्रुप में आते हैं। इधर क्या आएगा आपका? नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हो गया आपके पास 6 ना। तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट आप गए, फ्लोरीन की यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपकी होती है, तो
क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस। तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए तो थर्ड आपकी नाइट्रोजन की ही होती है, थर्ड हाईएस्ट, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल ऐड ही किया है, तो यहाँ पे ये आपके पास फ्लोरीन आ गया, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये टॉप 3 है। दिस इज फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज सेकंड मोस्ट, दिस इज थर्ड मोस्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मोस्ट आपने कर लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालना है, एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखा है 37 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17। जितने भी आपके पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो आप इन 17 को इधर ले आए। अब ये these are equal to number of neutrons, तो क्या आंसर आएगा भाई, 37 minus 17 is equal to 20, तो आंसर विल बी 20। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 20। आगे चलते हैं, टैमरिन कौन सा एसिड जो है वो कंटेन करती है, बहुत आसान है भाई, टार्टरिक एसिड इट इज, तो टार्टरिक एसिड विल बी राइट आंसर। अब यहाँ पे एसिड के कुछ एक सोर्सेज हमने लिखे हुए हैं, एसिटिक एसिड कौन कंटेन करता है, विनेगर। सिट्रिक कौन इंक्लूड करता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके अलावा आंवला हो गया, कीवी हो गया, है ना। उसके बाद टार्टरिक एसिड है, तो यहाँ पे लिखा है टैमरिन एंड ग्रेप्स। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी कौन कंटेन करता है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड, बेसिकली ये सिट्रिक एसिड जिनमें भी होता है उनमें एस्कॉर्बिक भी होगा, ठीक है, एक ही बात है। लैक्टिक एसिड के लिए आपको बताया मिल्क और योगर्ट। उसके बाद मैलिक एसिड है, एप्पल्स में होता है और नाशपाती में होता है। पर फॉर्मिक एसिड है तो एंट स्टिंग हो गया, या एक बार आपसे नेटल भी पूछा था, नेटल एन है ये, NETTETLE, नेटल मीन्स बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी की स्टिंग में भी जो है वो क्या होता है, आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भाई आपसे पूछा है आपके यहाँ पे एंटा एसिड कौन सा है, तो देखिए ये आपका बेस तो है ही, बेस तो ये आपका है, क्या है ये, दिस इज स्लेटलाइन, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बेस। तो बेस आपके एंटा एसिड की तरह यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको हम करते नहीं है एज एन एंटा एसिड। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो टैबलेट्स ली जाती हैं दे आर एंटा एसिड टैबलेट्स, ठीक है, उनमें एंटा एसिड होता है, तो इसको ये होता बेस है लेकिन इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। फिर आता है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यस इट इज एन एंटा एसिड। इसके अलावा ये है आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटा एसिड। अब डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए ऑप्शन बी है आपके पास और सी है। अब यहाँ पे मिक्सचर की बजाय इनको देना चाहिए था बोथ बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि बी एंड सी आपका आंसर है ही, या तो आंसर बी होगा, सी होगा, बी और सी वैसे तो दोनों हैं, या फिर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है बी एंड सी, बोथ बी एंड सी करके लिखना चाहिए था, तो ऑप्शन फिलहाल मैं डी करेक्ट कर रही हूं यहाँ पे। तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, एंटा एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो एंटा एसिड के टाइप आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक, एक होते हैं नॉन सिस्टमैटिक और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिस्टमैटिक कौन कौन से हैं, दो यहाँ पे लिख रखे हैं। नॉन सिस्टमैटिक कौन से हैं, ये हैं, और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, तो यहाँ पे ये दो है, ठीक है। तो आपने याद रखना है यहाँ पे ये और सोडियम बाइकार्बोनेट एक मोस्ट कॉमनली जो है वो पूछा जाता है, NaHCO3। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज काउज होती है, इट इज ब्रोंकाइटिस, इट इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो देखते हैं ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ठीक है, तो ये भी है आपके पास। बाकी जॉन्डिस होगा नहीं, मलेरिया तो मच्छरों से होता है, टाइफाइड भी नहीं होगा, तो इट इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट आता है लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो लाइटेस्ट पार्टिकल पूछा है आपसे भाई प्रोटोन, प्रोटोन क्या है, H पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम 2 पॉजिटिव। यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे ये एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स होंगे। और बीटा पार्टिकल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको याद हो प्रोटॉन का मास जो है एटम के मास में कंट्रीब्यूट करता है, इसका 1 यूनिट हम कंसिडर करते हैं, वैसे है तो ये भी बहुत कम पर लेते हैं हम इसको 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट अप्रोक्स हो गया। और अगर बीटा पार्टिकल की आप बात करो तो इसका मास हम नेग्लिजिबल लेते हैं, हम बोलते हैं कि पूरी की पूरी एटम जो है उसका मास जो है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले यहाँ पे ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास फर्दर आपको पता होगा, इट इज 9.1 × 10⁻³ -31 किलोग्राम्स, राइट।
तो आंसर चेक करते हैं। यस, इट इज बीटा पार्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है जिसका रेस्ट मास ये है, चार्ज इसका इट इज नेगेटिव ऑफ 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्टिकल है वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस है। आपसे पूछा है किसके पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो अब भाई जिसके पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी वो आपका लिक्विड है, ठीक है, ये तो सॉलिड होगा, और सॉलिड में तो पार्टिकल फ्रीज हो चुके हैं, मतलब उनकी एनर्जी कम है, ठीक है। और जो फ्रीज नहीं हुआ है, जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके वाटर में पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो मोर विल बी द आंसर। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा यही चीज एक्सप्लेन की है, लेकिन इजीएस्ट वे में आप ऐसे याद रख सकते हो। सॉलिड क्यों सॉलिड है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। मूव क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, ठीक। अब लिक्विड है आपके पास, लिक्विड, तो लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स की क्या होगी, एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तभी वो मूव करते हैं। फर्दर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल तो बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं, तो हाईएस्ट एनर्जी इनके पास होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किस मेथड के थ्रू रिमूव होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के दो ही तरीके हैं। पहला है बॉइल करो पानी को, डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, और दूसरा तरीका है आपके पास क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं और फिर इसको रिमूव करते हैं, ठीक। काल्गन मेथड आपका परमानेंट के लिए यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस को अगर रिमूव करना होगा तो काल्गन मेथड यूज करेंगे। उसके बाद सिस्टमैटिक रेजिन मेथड भी आपका परमानेंट के लिए ही यूज होगा। देन आफ्टर आयन एक्सचेंज मेथड जो है ये भी परमानेंट रिमूवल के लिए ही होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। अभी क्लार्क मेथड देखते हैं थोड़ा सा। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे आपके आयंस हैं, ये स्लेक्ड लाइम है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जो है बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका ये होता है पीपीटी वाली फॉर्म में, और प्रेसिपिटेट आपके क्या रहते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। तो जब आपके पास इनसॉल्युबल फॉर्म में कुछ चीज अवेलेबल है तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलेगा। तो इसीलिए ये आपके पास पूरा क्लार्क मेथड है। अभी देखो क्लार्क मेथड इस बार पूछा गया था, अब आपसे पूछ सकते हैं क्लार्क मेथड में क्या चीज यूज होती है, तो इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम आप याद रखिएगा, दिस इज अबाउट क्लार्क्स मेथड। नेक्स्ट आता है ये कलर्ड गैस कौन सी है, ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इट इज NO2। ये आपकी कलर्ड गैस होती है। देखिए यहाँ पे ये दिया रहा है, ब्राउन कलर की ये गैस होती है, और कलरलेस आपके पास N2O जो है वो कलरलेस रहेगी, ठीक। और बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी कलरलेस है। फर्दर N2O4 ये भी आपके पास क्या है, कलरलेस है, ठीक है, ये वाली। तो आंसर क्या होगा, NO2। नेक्स्ट चलते हैं, आपसे पूछा है पोटाशियम मैग्नीशियम जिंक किसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो पोटाशियम तो बड़ा भारी रिएक्टिव होता है आपके पास, तो ये आपका नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, कोल्ड वाटर के साथ। फर्दर मैग्नीशियम जो है आपका हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, एंड जिंक जो है आपका सिर्फ स्टीम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इन्होंने तीनों अलग दिए हैं, और ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव भी आंसर है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए ये लिखा है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये सिर्फ तीन है ऐसे जो कि कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती, ये स्टीम के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, तो ये तीनों सिर्फ स्टीम वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है। मैग्नीशियम आपका सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, पोटेशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप, ठीक। तो कोल्ड वाटर के साथ ही कर लेगा, हेंस ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ HPTET, कि इज स्टोर्ड इन वाटर डैश, किसको वाटर में स्टोर करते हैं। तो भाई व्हाइट फास्फोरस, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने की वजह से इसको वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता। अगर आप इसको ओपनली रखोगे तो ये हवा में क्या करता है, आग पकड़ लेता है, तो इसी वजह से इसको वाटर में फिर स्टोर करना पड़ता है। इसके अलावा फास्फोरस का आपने सोडियम पोटेशियम के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है, सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन में रखते हैं आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ ये विग्रसली जो है वो रिएक्ट करता है, आग पकड़ लेता है, और इसीलिए इसको ओपन जो है नहीं रखते, इनको रखते हैं आप कैरोसिन ऑयल में। और फास्फोरसिस में बेसिकली व्हाइट फास्फोरस आपका क्या रहता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव चीज को जो है आप वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।